यस सर। हाँ, सुबह ऑडिट कमेटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो ऑडिट कमेटी के साथ साथ इन लोगों ने एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में बात की है। हालांकि इसके बारे में डिटेल डिस्कशन आगे के चैप्टर्स हैं जब अपन इंटरनल कंट्रोल्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसके रिवीजन में। तो एक फंक्शन है भाई इंटरनल ऑडिट यहाँ पे, जिसके बारे में जिसको कम ऑडिट कमेटी से बहुत लेना देना है ना। अब ऑडिट कमेटी से क्यों बहुत लेना देना है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई पहली बात तो इंटरनल ऑडिट, एक सेकंड रुकना। हेलो। अरे हाँ अमन जी। हाँ सर, वो मैंने बात करी, कोर्ट में ढूंढवाई थी सर आपकी ये वाली फाइल, तो देखो यहाँ तो मिल नहीं रही है कोर्ट में, नहीं है। नहीं मिली। क्योंकि अभी नई फाइल्स कोई ले नहीं रहे, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से। तो सेक्शन 14 वाली में थोड़ी ऑर्डर हुआ है सेक्शन 14 में आपके अभी ऑर्डर हुआ नहीं है वो, नहीं हुआ ना। ठीक है ना। वो करेगा भी नहीं वो इतनी इजीली, वो भी कम नहीं है। क्यों? अरे सर, कलेक्टर ऑफिस में क्या है, सब खाओ बैठे में, उनको अच्छा चाहिए। अच्छा और अच्छा। जहाँ क्या उनको दिख जाता है ना कि भाई मैटर में सामने से कोई आ गया है, हाँ तब तो वो उसको और बैंक वालों को दुखी करेंगे कि अरे नहीं इसमें तो ऐसा हो गया। तो मुझे पता है वो कि वो इतना इजीली करेंगे भी नहीं, ऑर्डर कर देंगे तो कर देंगे वो तो अपने को सब। अगर सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी हो 13 लगाया होगा ना इसमें इन्होंने। 13/2/13/4 की सर्टिफाइड कॉपी तो अनलेस एंटिल अभी अपीयर नहीं हो जाते उसके फाइल के अंदर, तब तक कैसे निकलेगी। अपने को अपना अच्छा वकालतनामा फाइल करना अपियर हो पड़ेगा नहीं उसमें। सकते ना, चक्कर हुआ है ना वहाँ पे वो प्रोसीडिंग भी ऐसी अपियर होके भी क्या कर लेंगे। हाँ, उसमें कुछ है नहीं कुछ ज्यादा अपने पास, वो वही वो क्या कोई स्कोप नहीं है, अल्टीमेटली वो तो अपन बस ये है कि हाँ भाई अपियर हो जाते हैं स्कोप बस। अपीयर हो जाते हैं। सेक्शन 30 सब क्लॉज 2 के अंदर जो ये फाइलिंग सेक्शन 14 ये लोग फाइल करते हैं, इसका उनमें हाँ है कि अल्टीमेटली दे वांट द पुलिस गाइडेंस। हाँ तो नहीं आप नहीं चल बिल्कुल चलो बिल्कुल। हमारे साथ चल के और आप हमको पोजीशन दिला दीजिए, हाँ नहीं नहीं बियॉन्ड इसके बिल्कुल कुछ पता है है। नहीं। तो वो अब कुछ हो उसके अंदर करने के लिए तो अपन अपीयर हूँ, और सर्टिफाइड कॉपी तो अपने को वकालतनामे के बिना मिलेगी नहीं। हाँ बस अपियर होना इम्पोर्टेंट है ना। बस अपीयर होना चलो इम्पोर्टेंट है। ठीक है देखते हैं फिर एक बार वो आप क्या उनसे सीन बात है। कर लेना, देख लेना कि अगर वो थोड़ा सा एग्री करेंगे, ठीक है यार अपन अपीयर हो जाते हैं, तो आप बता देना हो जाएंगे अपीयर, क्या है। हाँ हाँ उनको ठीक है। फीस वीस की अगर टेंशन है तो बोल देना तो कोई बात नहीं है, फीस वीस तो कोई जो आपकी रीजनेबल हो वो दे देना वो एक बार अपीयरेंस मैं के। बात कर लेता हूँ वहाँ हाँ, बस उतना ही है, क्योंकि अब क्या मैटर में कुछ दम हो, पे। कंटेस्ट कुछ करना हो करना तो नहीं है अपन अपने को, कुछ तो बोले नहीं वकालतनामा सही। फाइल करके और सर्टिफाइड कॉपी देनी है बस वो। वकालतनामा और फाइल अपनी की करनी निकाल है, के तो भेज एक देना है आप बोल बस। देना कि सर उसमें जो भी रीजनेबल फीस हो वो भी वकील साहब ही हैं, यहाँ देखो थोड़ा बहुत जो भी आपकी रीजनेबल हाँ फीस नहीं होते नहीं हैं ना उसको। वो हाँ, तो कोई बात ही नहीं। तो इतना सही है सर उसमें, है ना सर। हाँ नहीं नहीं वो तो रखेंगे, वो कोई बात नहीं है। वो तो उसमें क्या है, वो तो सर्टिफाइड कॉपी में निकलवाओगे, सब काम तो कराओगे ही ना। और क्या, वो तो सही कर बात देंगे, है वो तो एकदम। अपन बात कर लेंगे बात बाकी करते आप बाकी ये आर्बिट्रेशन अवार्ड के बेसिस पे तो वो एग्जीक्यूशन मिली नहीं सर। मैंने सुबह भी उसको हाँ पूछा था, और कल वैसे भी तो ये पूछा। वैसे तो वैसे भी इसका होल्ड पे चल रही है, मेरे को भी यही लगा था कि वो नहीं, कोर्ट कमर्शियल कोर्ट ले ही नहीं रही ना सर एग्जीक्यूशन, अब कोई भी नहीं कर ले रही लीजिए एग्जीक्यूशन, ये। ले ही नहीं रही ना execution। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल अगर प्रॉपर मैं उनको बताऊं कि प्रॉपर। हाँ, कितना कितना क्या लोगे आप इसमें सेक्शन 14 में अपीयर होने का, तो क्या अरे सर आपके हिसाब से आइडिया। बोल देना, मेरे को क्या मेरे बोलते को हुए भी भी आप अच्छा बता नहीं दो लगता है आइडिया कि कि इतना तो इसके लिए मतलब क्या बोले। इतना तो मिनिमम रखना ही है, इतना तो हाँ, बताओगे। तो क्या बोले सर, एक रीजनेबल उनको 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा बताया ना सर इस साल, और क्या है। ठीक हाँ, ठीक ठीक है चलो। ठीक है। ओके। हाँ भाई, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था इंटरनल ऑडिट के बारे में, आवाज आ रही है मेरी यहाँ पे क्लियर। यस सर। यस सर। हम्म। तो इंटरनल ऑडिट का देखो एक अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो ये कह रहे हैं बोर्ड को असिस्ट करने में, ठीक है। और उनको अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में इंटरनल ऑडिट का एक बहुत बड़ा रोल है ना। वो इंटरनल ऑडिट मदद करती है, यहाँ पे बोर्ड को मदद करती है, ऑडिट कमेटी को मदद करती है, ठीक है, उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जिम्मेदारियों को पूरा करने में। ठीक है, कैसे करनी लेटर ऑन वी गेट टू नो कि भैया इंटरनल ऑडिट ऐसा क्या करेगी सर, या ऑडिट बोर्ड को मदद मिल जाएगी, वो धीरे धीरे हम समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो जानने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, वो ये है ज्यादा इम्पोर्टेंटली कि इंटरनल ऑडिट ऑडिट कमेटी के पास रह करके काम करती है, बहुत क्लोजली काम करती है, ठीक है। ऑडिट कमेटी जब अगर इफ देयर इज ऑडिट कमेटी, दो अलग अलग सिचुएशन, कई कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं हुई, बट जिन कंपनी में ऑडिट कमेटी होती है
ऑडिट का जो पूरा डिपार्टमेंट होता है वो बेसिकली ऑडिट कमेटी के अंडर होता है। ऑडिट कमेटी उसको हेड करती है। ऑडिट कमेटी के थ्रू एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ रहता है। ये चीज आपकी ध्यान रखने वाली है। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ऑडिट कमेटी को क्या करना है? ऑडिट कमेटी के ऊपर ये एडिशनल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग इंटरनल ऑडिटर्स के फंक्शन के बारे में जान रहे हैं। इंश्योर दैट द इंटरनल ऑडिटर हैज डायरेक्ट एक्सेस टू द बोर्ड, chair and the audit committee and is accountable to the audit committee। ठीक है, तो इनको ये इंश्योर करना होता है कि भाई बोर्ड का डायरेक्ट एक्सेस इंटरनल ऑडिटर का रहे। मतलब अगर बोर्ड कुछ बात करना चाहता है तो वो सीधी बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, सॉरी, इंटरनल ऑडिटर का बोर्ड से बात करना चाहता है तो वो सीधी बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कर सके, लेकिन ये इंश्योर ऑडिट कमेटी करती है। ठीक है, एंड इज अकाउंटेबल टू द ऑडिट कमेटी। और जो हमारी इंटरनल ऑडिटर है वो अकाउंटेबल होते हैं ऑडिट कमेटी को। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो गया कि आपका जो इंटरनल ऑडिट का फंक्शन है ये हमारी ऑडिट कमेटी के अंडर आता है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? जल्दी बताए आप लोग। यस सर। यस सर। हाँ, एक सेकंड। इंटरनल ऑडिट का फंक्शन आता है हमारा किसके अंडर? ऑडिट कमेटी के अंडर। ठीक है, तो अब जो इंटरनल ऑडिट काम करेगा उस काम की सभी रिपोर्टिंग उनको ऑडिट कमेटी को करनी पड़ेगी। ठीक है, और ऑडिट कमेटी उनके काम का असेसमेंट करेगा। तो इंटरनल ऑडिट का जो वर्क प्लान है कि वो कैसे काम करेंगे, उस प्लान को उसका असेसमेंट हो गया, उसका रिव्यू हो गया, इंटरनल ऑडिट के वर्क के रिजल्ट्स हो गए, उसकी रिपोर्ट्स हो गई। अगर कुछ पीरियोडिकली कोई रिपोर्ट्स बनाते हैं तो वो मांगना उनसे। ठीक है, रिव्यू एंड मॉनिटर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिवनेस टू द इंटरनल ऑडिट फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन। ठीक है ना, इसके अलावा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिवनेस देखो, इंटरनल ऑडिटर रिकमेंड करता है जब भी कोई कमी उसको दिखती है ना, तो वो यहाँ पे रिकमेंडेशन देता है। किसको रिकमेंडेशन देता है? वो रिकमेंड करेगा मैनेजमेंट को, किस, है ना भाई, कि भाई आप ये चीज इंप्रूव कर लीजिए। इंटरनल ऑडिट भी एक ऐसा फंक्शन है जो खुद का उसका स्पेसिफिकली कोई काम नहीं है। उसका काम ये देखना है कि भाई मैनेजमेंट जो कंट्रोल सेटअप कर रहा है, जो भी फाइनेंशियल कंट्रोल्स उन लोगों ने सेटअप किए हैं फाइनेंशियल उस प्रोसेस के लिए, वो कंट्रोल्स या दूसरे कोई कंट्रोल्स हैं तो वो काम अपना अच्छे से कर रहे नहीं कर रहे। तो ये अपने आप में खुद कोई कंट्रोल नहीं बना रहे हैं, तो मैनेजमेंट अगर नहीं कर रहा है तो उसको बताएंगे कि भैया आप काम कर लो। तो ऑडिट कमेटी को ये देखना है कि अगर इंटरनल ऑडिटर ने कोई रिकमेंडेशन दिया है तो इस रिकमेंडेशन पे जो मैनेजमेंट है वो टाइमली यहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं या नहीं करते हैं, ये उसको देखना है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिवनेस को रिव्यू एंड मॉनिटर आपकी ऑडिट कमेटी करेगी। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है। जल्दी बताओ भाई, आगे समझ में आया ना? यार तो नेटवर्क की कुछ दिक्कत है, मुझे आवाज ही नहीं आ रही। यस सर। हाँ, मीट विद द हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर। इसके अलावा इंटरनल ऑडिटर से मिलना कम से कम साल में एक बार मिलेगी ऑडिट कमेटी, बिना मैनेजमेंट की प्रेजेंस में मिलेगी, अलग से मिलेगी। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर की ओवरऑल इफेक्टिवनेस का मॉनिटर एंड असेसमेंट, ये सारे काम हुए। ठीक है भाई, समझ में आ गए यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? आगे समझ में आगे बढ़े? हाँ या ना? यस और नो? तो ये ऑडिट कमेटी का मेजर अपना पूरा हो चुका है। मेरी आवाज क्लियर आई ना? क्योंकि तुम लोगों की आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, तो कोई नेटवर्क में तो कोई दिक्कत नहीं है? है भाई? यस सर, क्लियर है। गर्विता, सारिया? यस सर, क्लियर। चलो, अब अपन लोग रिस्क मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक काम और है। क्लियर। क्या कह रहे हो गर्विता? क्लियर है? अच्छा। चलो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक काम और है जिसको हम लोग रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना होता है? रिस्क को मैनेज करना है। कौन से रिस्क को? वो रिस्क जिससे कि बिजनेस को
नुकसान हो सकता है, उन सारे इवेंट से, उन सारे सर्कमस्टांसेस से, उन सारी कंडीशन से बचाना कंपनी को, जिनकी वजह से कंपनी को नुकसान हो, उन सब चीजों से बचाना। ठीक है, अगर ऐसे कोई इवेंट हुए हैं तो कैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे, क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे, कैसे आप उनसे निपटोगे। ठीक है, वो सारे जो काम आप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज रिस्क मैनेजमेंट। आगे भाई समझ में, रिस्क मैनेजमेंट का जो इन्होंने बोला है मेन एम क्या है कि बिजनेस को अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस से बचाना, जिनसे कि कंपनी को नेगेटिवली उनकी प्रॉफिटेबल मतलब जिनसे कि कंपनी को उनके प्रॉफिट्स का लॉस हो। ठीक है, और वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाए, तो उन सारी परिस्थितियों से बचाने का काम इज कॉल्ड एज रिस्क मैनेजमेंट। ये काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे ये चीज कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है सब? यस और नो? Yes, ठीक है, द नेक्स्ट थिंग व्हाट इट इज, द बोर्ड मस्ट मॉनिटर द कंपनी रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एनुअली। तो जो कंपनी का रिस्क असेसमेंट हो, कंपनी जिस तरीके से अपना रिस्क असेसमेंट करती है, बोर्ड मस्ट मॉनिटर द कंपनीज रिस्क असेसमेंट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एनुअली। तो एक साल में कम से कम एक बार बोर्ड की ये ड्यूटी बनती है कि वो कंपनी का रिस्क असेसमेंट को मॉनिटर करे और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को एक बार एनुअली यहाँ पर वो मॉनिटर करे। ठीक है, अ रिस्क कमिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड टू परफॉर्म दिस रोल। अच्छा, बोर्ड का काम है, बोर्ड ने ये काम अपना किसको डेलीगेट कर दिया है? बोर्ड का काम है ये मॉनिटर करने का कंपनी का रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को। ये काम उन्होंने एक कमिटी बनाई जिसको काम दिया है रिस्क कमिटी नाम दिया है, और ये रोल इसको क्या कर दिया यहाँ पर डेलीगेट कर दिया। मतलब डायरेक्टली हमारी बोर्ड ये काम नहीं कर रही, ये कमिटी है जो ये काम कर रही है। ठीक है, इसके बाद से आपकी रिस्क कमिटी रिस्पॉन्सिबल है बोर्ड को एडवाइस करने के लिए। ठीक है, कंपनी के रिस्क एपेटाइट, एपेटाइट वर्ड से मतलब ये लोग कहना चाह रहे हैं कि कितना, जितना एपेटाइट इज वर्ड बेसिकली इट इज यूज्ड इन द फूड, एंड फूड खाने के बारे में होता है कि कितना खाना आप पचा सकते हो, उसका एपेटाइट है। तो कंपनी कितना रिस्क ले सकती है, ठीक है, उसके ऊपर एडवाइस कौन करेगी? वो हमारी रिस्क कमिटी करेगी। कौन करेगी भी एडवाइस यहाँ पे कि कंपनी कितना रिस्क ले सकती है, टेक ओवर कितना रिस्क वो लोग यहाँ पे लेकर के काम कर सकते हैं। ठीक है, वो उसके ऊपर आपकी रिस्क कमेटी यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वो एडवाइस करेगी। रिव्यू एंड अप्रूविंग द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, इसके अलावा जो भी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी उस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को रिव्यू करेगी, अप्रूव करेगी, और बोर्ड को रिस्क एक्सपोजर्स के ऊपर यहाँ पे एडवाइस करेगी। ये हमारी कमेटी का काम होगा, रिस्क कमेटी। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, इसके बाद ये कहते हैं कि भाई किस तरीके के, ये सिर्फ इन्होंने सिर्फ इस कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए आपसे बात करी है, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं आएंगे, बट ये कंसेप्ट ये समझाना है भाई जनरली किस तरीके के रिस्क आपके पास आते हैं, होते हैं। रिस्क दैट प्रोडक्ट्स बिकम टेक्नोलॉजिकली ऑब्सलीट, हो सकता है कि ये रिस्क की भाई कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है वो टेक्नोलॉजिकली ऑब्सलीट हो जाए, पुराना हो जाए। ठीक है, रिस्क ऑफ लूजिंग की स्टाफ, जो आपके मेजर स्टाफ है जिनकी जो काम कर रहे हैं वो छोड़ करके चल जाए। आईटी सिस्टम का फेलियर हो जाना, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आ जाना, नेचुरल डिजास्टर, जैसे ये कुछ रिस्क होते हैं। कंपनीज को एक मैकेनिज्म चाहिए होता है इस तरीके के रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनका असेसमेंट करने के लिए। ये करते वक्त कंपनीज इन रिस्क को रिलेटिवली इंपॉर्टेंस की टर्म में जो है वो क्या कर सकते हैं, टैबुलर फॉर्म बना सकते हो, मतलब उसकी प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि भैया ये रिस्क ज्यादा, ये ऐसी चीज है जिससे कि रिस्क ज्यादा है, ये कम लेसर रिस्क है, ये उससे लेसर रिस्क है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिस्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। आ रही बात समझ में यहाँ पे? यस और नो? आ रहा है समझ में? हाँ या ना? Yes. ठीक है ना? Yes. और रिस्क की प्रायोरिटी जो है वो ऊपर वो रिस्क होगा जिसके लाइक्लीहुड ऑफ चांसेस ज्यादा है, जिसका पोटेंशियल इम्पैक्ट ज्यादा है, मतलब जिसके होने की संभावनाएं ज्यादा है। ठीक है ना, जिसके होने के चांसेस ज्यादा हैं और जिसका पोटेंशियल इम्पैक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे रिस्क इस प्रायोरिटी में ऊपर आते हैं। ठीक है ना, तो एक ये इन्होंने जनरल बताया कि भाई इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। एक बार रिस्क का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, असेसमेंट हो जाता है, कंपनी को एक एप्रोप्रिएट वे, एक तरीका ढूंढना पड़ता है कि भाई इस रिस्क को हम लोग मैनेज कैसे करेंगे।
ऐसा हम क्या करें, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करें, क्या स्टेप्स हम लोग लें जिससे कि इस रिस्क की वजह से हमको लॉस नहीं, ठीक है। तो अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो लोग ये सब चीजें कर सकते हैं, जैसे वो रिस्क ट्रांसफर कर देना अनदर पार्टी को, जैसे इंश्योरेंस कराना इस ट्रांसफरिंग द रिस्क, है ना। जैसे आपने गाड़ी खरीदी, अब आपको इस बात का खतरा है कि ये गाड़ी, या रिस्क इस चीज का है कि ये गाड़ी कल को चोरी हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो मेरे को लॉस होगा। तो अब आप अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे, आपने इंश्योरेंस करा लिया, तो आपने वो जो रिस्क है वो ट्रांसफर कर दिया थर्ड पार्टी के ऊपर। कल को गाड़ी चोरी भी हो गई, डैमेज भी हो गई, तो उससे होने वाला नुकसान वो आपको नहीं होगा, एक थर्ड पार्टी होगा। ऐसा करते हैं आप लोग, यस और नो, हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे ही बिजनेस में भी बहुत सारे रिस्क आते रहते हैं, तो उन रिस्क को आइडेंटिफाई करके असेसमेंट करके आपको ये प्लान करना पड़ता है भाई इस रिस्क से हम अपने आप को बचाएंगे कैसे। तो उसके तरीके हैं, आप या तो रिस्क ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर आप उस रिस्क को अवॉइड कर दो। ठीक है, जैसे आप गाड़ी मत खरीदो, ये एक अवॉइडेंस हो सकता है। गाड़ी मत खरीदो, चोरी होने का डर नहीं, अवॉइड कर दिया, है ना। गाड़ी नहीं खरीदोगे तो चोरी होगी क्या, ये बताओ, होगा क्या, ये बताओ, हाँ या ना। सर गाड़ी नहीं गई तो चोरी कैसे होगी, सही बात है, रिस्क को अवॉइड कर दो। ऐसे ही बिजनेस में भी ये चीज हो सकती है कि वो काम, अगर मान लीजिए कि रिस्क बहुत ज्यादा है, आपको पता है कि भाई काम मैं करूंगा तो इससे नुकसान होगा ही होगा, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि वो काम आप बिजनेस में करना बंद कर दो। ठीक है, बाय सीजिंग दी रिस्की एक्टिविटी, ठीक है, सीजिंग मतलब उसको बंद कर दीजिए, मत करिए उस काम को अगर रिस्क ज्यादा है। ठीक है, या फिर आप इफेक्टिव सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स बना करके उस रिस्क को रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग द रिस्क एंड बियरिंग द कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस द रिस्क हैपेंस। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम रिस्क एक्सेप्ट करते हैं और जो भी उसका फिर आगे नतीजा होगा, जो भी कॉस्ट के ऊपर इनकर्ड होगी, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगी, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है भैया, तो फायदा ही होगा या नुकसान ही होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, रिस्क इतना नहीं है कि मेरा बिजनेस ही बंद हो जाए, तो कई बार आप उसको रिस्क को एक्सेप्ट भी करते हैं। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो, क्लियर है, जल्दी बताओ हाँ या ना। हाँ, Yes, sir. ठीक है। अब जो इंटरनल कंट्रोल्स, वैसे तो एक पूरा अलग चैप्टर है हमारे पास, बट इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में समझिए, ये एक तरीका है रिस्क को रिड्यूस करने का। आप कंट्रोल सेटअप करते हैं ताकि आपको होने वाले लॉसेस से, जो लॉसेस या तो फ्रॉड की वजह से हो सकते हैं, गलतियों की वजह से हो सकते हैं, जहां पे फ्रॉड होने की संभावना है, गलती होने की संभावना है, उनको आप कैसे रिड्यूस करते हो, अल्टीमेटली आप कंट्रोल्स बना करके रिड्यूस करते हो। तो वन वे ऑफ मिनिमाइजिंग टू कॉर्पोरेट इंटरनल कंट्रोल इनटू कंपनी सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट, अब डायरेक्टर्स की क्या जिम्मेदारी है, कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना और मॉनिटर करना कि वो लोग वो कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम अपना कर रहे हैं। रिस्क कंसीडर्ड बाय मैनेजमेंट आर न्यूमरस, दे कम फ्रॉम बोथ एक्स। अब रिस्क जो है वो बहुत न्यूमरस हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिस्क आपके एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट से आते हैं, आपके बिजनेस के बाहर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जिनसे आपके बिजनेस को खतरा है, जिससे आपके बिजनेस को रिस्क है, और आपके बिजनेस के इंटरनली भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जिनसे आपके बिजनेस को रिस्क होता है। ठीक है भाई, ये पढ़ा है आप लोगों ने, बिजनेस एनवायरनमेंट आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर। ठीक है, अभी एसीसीए में भी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है ना बिजनेस एनवायरनमेंट, यस और नो। Yes, sir. तो वहां आपने ये चीजें सीखी होंगी कि इन्वायरमेंट है भाई, आसपास बहुत सारी चीजें, अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो उनमें जब कोई बदलाव आता है तो उनसे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं और थ्रेट क्रिएट होते हैं, है ना भाई, हाँ या ना, यस और नो। क्लियर है, Yes. समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब ये तो हमने एक जो चीजें पढ़ी वो पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम दी कस्टमर पढ़ी है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्लाइंट पढ़ी है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन पढ़ी। अब ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, ऑडिटर का काम ये है, आपका काम तो ऑडिट करना है, आपको क्या लेना देना कंपनी कैसे, तो ऐसा नहीं है भाई, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपको ये देखने की क्या कंपनी अपना रिस्क मैनेजमेंट का काम वो सही से कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है उसके डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है, लेकिन ऑडिटर को उन सिस्टम्स की, उन इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस के ऊपर अपना ओपिनियन देना होता है। हैव टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डेटा जा रहा है वो उन्हीं इंटरनल कंट्रोल से पास होके जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटा मूव कैसे हो रहा है, कहां से जा रहा है डेटा, है ना। अल्टीमेटली कोई भी डेटा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेटा पहुंच रहा है, तो वो कैसे पहुंच रहा है, वो फिल्टर किस चीज से हो रहा है,
वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से हो रहा है, ठीक है, यहीं से हो रहा है, इसी के थ्रू जाएगा अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यस और नो? Yes, sir. तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर इफेक्ट ऑडिटर्स करते क्या है, ऑडिटर्स बस इस इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस का असेसमेंट करते हैं। अगर ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है, ठीक है, तो ऑडिटर इन इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिलाय कर लेगा, या फिर अगर वो रिलाय करना चाहता है तो ही टेस्ट करेगा, बेसिकली तो रिलाय करेगा तो उसको इस बात के ऊपर विश्वास होगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, मतलब यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस कम होंगे, है ना भाई, ये चीज है, यस और नो? तो आप टेस्ट अल्टीमेटली इसको इसलिए करते हो क्योंकि आप ये देखना चाहते हो कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन्वॉल्व हो सकता है। तो इस वजह से हमको यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स और जो मैनेजमेंट के बनाए गए रिस्क को लेकर के सिस्टम से मैनेजमेंट करने के लिए उनको हम लोगों को जो इफेक्टिवनेस उनकी जो है वो टेस्ट करनी पड़ती है। आगे बात समझ में आप पे, यस और नो? बाकी आपका ज्यादा कोई लेना देना नहीं है कि भाई वो किस तरीके से काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आगे समझ में क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, they incorporate this into their overall audit risk assessment which allow them to design their further audit procedures. In addition to this, in accordance with ISA 265 कम्युनिकेटिंग डेफिनेशन, इसके अलावा अगर आप एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि अगर उसे इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी इंडिकेट होती है तो ये डेफिशिएंसी वो किसको बताएगा, वो यहाँ पे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा एज पर ISA 265। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? ये चीज Yes, sir. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट Yes, पढ़े हम लोग, sir. लास्ट हम लोगों का इसके अंदर रह गया है हमारा रेम्यूनरेशन का। अब हम लास्ट हमारा ये रह गया कि एक ही पार्ट रह गया रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब वो जो हम लोग काम करेंगे उसके बदले में जो पैसा हम लोग लेते हैं उसको रेम्यूनरेशन कहते हैं। तो बोर्ड जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है वो इसके ऊपर भी अपने कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत उन लोगों ने दिए और कुछ प्रोविजंस बनाए। देखो रेम्यूनरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर प्रिंसिपल ये है कि भाई आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रिंसिपल ये फॉलो करने के लिए बोला गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गाइडेंस के लिए प्रिंसिपल है। तो ये कह रहे हैं कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन का जो प्लान है वो इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए जो कि कंपनी के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल में उसको मदद करे, ठीक है, प्रमोट करे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप बोर्ड ऑफ आप काम करने वाले के हिसाब से मत सोचो, आप ये देखो, मतलब ऑफ कोर्स सी बात है कि उसको तो सोचना तो पड़ेगा ही, लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि भाई वो प्लान कंपनी के हित में हो, ठीक है, उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस को प्रमोट करे, उस तरीके से आपको किसी का भी रिम्यूनरेशन डिजाइन करना चाहिए। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? ये चीज, तो आप रिम्यूनरेशन डिजाइन Yes, करेंगे, sir. हाँ रिम्यूनरेशन डिजाइन करेंगे कंपनी के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस को प्रमोट करने के लिए डिजाइन करेंगे। एक चीज तो आप ये ध्यान रख लीजिए। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? आगे भी समझ में, जल्दी बताओ, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, हाँ। दूसरा, एग्जीक्यूटिव रिम्यूनरेशन शुड बी अलाइन टू द, उसके अलावा जो आप अपने एग्जीक्यूटिव्स को रिम्यूनरेशन देते हैं वो कंपनी की पर्पस, उसकी वैल्यू और उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज के हिसाब से होना चाहिए। बोर्ड को रिम्यूनरेशन देने के लिए जो भी पॉलिसी बनाई, जो भी प्रोसीजर्स एंड पॉलिसी वो लोग डेवलप करते हैं वो फॉर्मल और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। पहली बात तो होने चाहिए, रिम्यूनरेशन किस आधार पर दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, ठीक है, वो प्रोसीजर्स आपके होने चाहिए और वो प्रोसीजर्स आपके ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। दूसरी बात है, किसी भी डायरेक्टर्स को उसके खुद का रिम्यूनरेशन डिसाइड करने में आप लोग इन्वॉल्व नहीं करोगे। मेरे को कितना पैसा लेना है और मैं खुद ही बैठ के ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि मुझे कितना पैसा दिया जाना चाहिए, तो ये तो गलत होगा। हो सकता है मैं अपने आप को ज्यादा ही पैसा देना चाहूँ, क्या सकता है, ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा ना, मैं तो चाहूंगा अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पैसा देना, है ना? यस और नो? Yes, चाहूंगा नहीं sir. चाहूंगा, है ना? यस और नो? Yes, sir. No director should be involved
इन सेटिंग हिज और ओन पे डायरेक्टर शुड एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट डिस्क्रिप्शन व्हेन ऑथराइज्ड। और डायरेक्टर्स को खुद का दिमाग, खुद का जजमेंट, खुद का डिस्क्रिप्शन यूज लेना चाहिए जब भी वो किसी भी इंडिविजुअल या किसी पर्सन का रेम्यूनरेशन ऑथराइज करते हैं। मतलब कंपनी का ध्यान रखते हुए, इंडिविजुअल की काम को ध्यान में रखते हुए, वाइडर सर्कमस्टांसेस को, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रेम्यूनरेशन डिसाइड करना चाहिए। बाकी फिर हमारे प्रोविजंस आ जाते हैं। इस चीज के लिए कमिटी बोर्ड के अंदर बनेगी, ठीक है, फॉर दी सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड फॉर द रिवीजन। मैं बता दूं कि हम कौन कौन सी कमिटी के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कौन कौन से बारे में पढ़ चुके हैं हमारे? सबसे पहले किस कमिटी के बारे में पढ़ा था हमने? नॉमिनेशन। नॉमिनेशन कमेटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा अभी तक, ठीक है, नॉमिनेशन कमेटी के बारे में। इसके अलावा और कौन सी कमेटी के बारे में पढ़ा हमने? ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमेटी और रिस्क कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। हाँ, रिस्क कमेटी। और अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अब हमारी आगे रेम्यूनरेशन कमिटी। रेम्यूनरेशन कमेटी, ठीक है। ये सभी बोर्ड के अंडर ही 4 कमिटीज होती हैं, सबके अपने अपने काम। अब ये रेम्यूनरेशन कमेटी क्या काम करेगी? पहली बात तो इसमें 3 इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है। मिनिमम ऑफ 3, कम से कम 3 नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे इसके अंदर। चेयरमैन बोर्ड का जो है वो रेम्यूनरेशन कमेटी को चेयर नहीं करेगा। इस कमेटी का सदस्य हो सकता है लेकिन इस कमेटी का वो चेयरमैन नहीं होगा, ठीक है। रेम्यूनरेशन कमेटी को डिटरमाइन करना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन पॉलिसी, और उनका रेम्यूनरेशन यहाँ पे वो सेट करेगी। तो एक कमेटी बताएगी कि भाई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कितना जो है वो हम लोग सैलरीज वगैरह ये सब चीजें, बेनिफिट्स वगैरह देंगे, ठीक है। चाहे चेयरमैन है, चाहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, चाहे सीनियर, इवन सीनियर मैनेजमेंट के लोगों का भी रेम्यूनरेशन कमेटी ही डिसाइड करेगी, ठीक है। वर्कफोर्स का रेम्यूनरेशन रिव्यू करेगी, रिलेटेड पॉलिसीज को रिव्यू करेगी। इसको चीज को ध्यान में रखते हुए कि हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को क्या पैसा दे रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है कि कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो अच्छा पैसा दे रही है, सीनियर मैनेजमेंट के लोगों को तो अच्छा पैसा दे रही है, और बेचारे जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, और जो बाकी क्लर्क लोग काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो उन लोगों को पैसा बहुत कम देती है। तो ये जो कमिटी है ना, ये कमिटी ये देखेगी कि भाई हमारी जो वर्कफोर्स है, जो सब लोग हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इन लोगों का रेम्यूनरेशन कमिटी यहाँ पे इनकी पॉलिसी रिव्यू करेगी, और ये उसको देखेगी कि भाई हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को जो पैसा दिया जा रहा है उसके हिसाब से उनको कैसे पैसे दिए जा रहे हैं, कम दिया जा रहा है, ज्यादा दिया जा रहा है, लाइंड है नहीं। आया समझ में? क्लियर है? तो वर्कफोर्स की रिम्यूनरेशन को रिव्यू करेगी कमिटी, उनकी पॉलिसीज को रिव्यू करेगी, क्या ध्यान में रखते हुए? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए। आगे समझ में? क्लियर है यहां तक? यस और नो? जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना? आगे समझ में? यस और नो? यस सर। और जबकि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का रिम्यूनरेशन होता है ये बोर्ड डिटरमाइन करता है, तो कमिटी भी नहीं बोला, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का रिम्यूनरेशन बोर्ड डिसाइड करेगा, ठीक है। क्या चीज को ध्यान में रखते हुए? कितना समय वो दे रहे हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रिम्यूनरेशन में किसी तरह का शेयर ऑप्शन या उनको परफॉर्मेंस रिलेटेड एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिकली ये चीज समझ लो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ जहां पर उनकी सिटिंग फीस या फिर उनकी डायरेक्टर्स की फीस दी जाती है, उसके अलावा कोई दूसरा पैसा उनको नहीं दिया जाता। कोई सैलरी नहीं दी जाएगी आपको फिक्स, कोई पेंशन नहीं दी जाएगी, कोई बोनस नहीं दिया जाएगा, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कोई शेयर ऑप्शन आपको हम लोग नहीं देंगे। इवन कंपनी अगर बेटर परफॉर्म कर रही है तो उससे रिलेटेड भी कोई इंसेंटिव आपको नहीं दिया जाएगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर फीस या सिटिंग फीस जैसा रिम्यूनरेशन दिया जाता है, वो भी ये ध्यान में रखते हुए वो कितना टाइम दे रहे हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी है। आ गया भाई समझ में यहाँ पे? यस और नो? क्लियर है? जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना? यस सर। इसके अलावा नेक्स्ट प्रमोट करते हैं रिम्यूनरेशन स्कीम शुड प्रमोट। इसके अलावा जो भी आप रिम्यूनरेशन स्कीम होगी वो शुड प्रमोट लॉन्ग टर्म शेयर होल्डिंग्स बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कह रहे हैं कि रिम्यूनरेशन स्कीम में, ठीक है, जो हमारे डायरेक्टर्स को रिम्यूनरेशन दिया जा रहा है, इस स्कीम का एक पार्ट होना चाहिए
वो पार्ट होना चाहिए लॉन्ग टर्म शेयर होल्डिंग। क्या पार्ट होना चाहिए? लॉन्ग टर्म शेयर होल्डिंग। ठीक है, जो आप अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को देते हो। तो देखो, जब आप कभी ऐसे सुनोगे कि गूगल के डायरेक्टर की सैलरी 1300 करोड़ रुपए है, उसको 1300 करोड़ रुपए मिले, या इस माइक्रोसॉफ्ट के उसकी सैलरी देखोगे इतनी है, तो वो एक्चुअली सैलरी नहीं है उनकी। सैलरी का कंपोनेंट इतना ज्यादा नहीं होता। ये सारे ऑप्शंस होते हैं जो उनको अदर देन दिए जाते हैं। जैसे शेयर्स का ऑप्शन दिया, उनको शेयर दे दिए 100 करोड़ के, तो वो एक अलग बात होती है। ठीक, वो क्यों दिए गए शेयर्स उनको? ताकि वो कंपनी से जुड़े रहें। ठीक है, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डिंग का ऑप्शन दिया जाता है कि 5 साल तक आप हमारी कंपनी के शेयर नहीं बेचो, कि अगर इन कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर आप शेयर लेते हो। यही होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा शेयर ऑप्शंस के बारे में अभी एम्प्लॉयज को जो हम लोग देखते हैं। स्वीट इक्विटी शेयर भी आप लोग कहते हैं, ईसॉप भी कहते हैं उसको। पढ़ा ही नहीं पढ़ा इन सब के बारे में? यस और यस नो? सर। तो उसके अंदर जब हम शेयर्स देते हैं तो हम उसका लॉक इन पीरियड बता देते हैं। लॉक इन पीरियड मतलब कि इतने पीरियड तक आप शेयर्स को किसी और को नहीं बेच पाओगे। तो जब वो इतने टाइम के लिए जब वो शेयर्स खरीद लेते हैं, उनका पैसा भी लग जाता है, तो वो एक लॉन्ग टर्म में उसके साथ एंगेज हो जाते हैं। आ रहा है समझ में? क्लियर है यहाँ पे मेरी बात? यस सर। Yes, sir. That enable a company remuneration scheme should promote long-term shareholding of the executive. Share awards should be released for sale on a phased basis and be subject to total vesting and holding period of 5 years or more. ठीक है ना? तो ये क्या कह रहे हैं, कम से कम 5 साल का आपको उनको लॉक इन पीरियड देना चाहिए। कहने का मतलब ये है इनका, हाँ? ठीक है, शेयर जो है हमको एक रिलीज सेल ऑन अ फेज बेसिस पे देनी चाहिए। मतलब समय समय पे आपको उनको शेयर्स देने चाहिए, और उनका टोटल वेस्टिंग या होल्डिंग पीरियड 5 साल या उनसे ज्यादा रखना चाहिए। तो आप अपने एम्प्लॉयज को शेयर दे रहे हो तो उसको लो, अगले 5 साल तक तुम उसको नहीं बेच पाओगे। ठीक है, तब तो वो आपसे जुड़ा रहेगा, अदरवाइज तो आपसे साल भर में गायब हो जाएगा वो। है ना? आया समझ में? क्लियर है पॉइंट यहाँ पे बेटा? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, इसके अलावा ये कह रहे हैं कि इसी ऐसी स्कीम्स में इस तरह की कंडीशंस भी होनी चाहिए जिसमें हम लोग रिम्यूनरेशन रिकवर भी करना का हम लोग कंडीशन डालें। ठीक है, सर्कमस्टांसेस, कई बार ऐसा होता है कि भाई आपने कुछ पैसा दिया और अगर मान लीजिए एम्प्लॉयज चला गया छोड़ करके, ऐसी चीज हो गई, तो उसमें इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए कि उससे वो पैसा वापस रिकवर किया जा सके। आगे समझ में? बस इतनी सी कंडीशन है। आगे पढ़े, यस और नो? जल्दी Yes, बताओ। sir. हाँ, उसके अलावा पेंशनेबल सैलरीज अगर आप देते हो, भाई आपके यहाँ पे इतनी अच्छी कंपनी की आप पेंशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो पेंशन से बेसिक सैलरी की दी जा सकती है। हाँ, बेसिक सैलरी के अलावा किसी भी पार्ट का, किसी भी पोर्शन का आप पेंशन नहीं दे सकते। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये कि आप जैसे प्राइवेट एम्प्लॉयज के केसेस में तो पेंशन नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पेंशन उसमें होती है। तो अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी तो है, हो सकता है 70,000 है, 80,000 है, लेकिन पेंशन इतनी थोड़ी ना मिल रही है, 20-25 हजार रुपए पेंशन मिलती है। ऐसा क्यों होता है भाई? ये बताओ, क्या रीजन है इस चीज का? ऐसा क्यों है? जल्दी सोचो, ऐसा क्यों है? जल्दी बताओ। उसके खर्चे कम हो जाएंगे क्या? खर्चे तो कम किसी के भी नहीं होते ना। फिर ऐसा क्यों होता है कि भाई पेंशन जब आती है तो कम आती है? उसका एक रीजन होता है कि आपकी बेसिक सैलरी ही एज अ पेंशन आपको दी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी अगर सैलरी स्लिप उठा करके देखोगे ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें मिलेगी। उसमें एक सैलरी होगी, ठीक है, जिसको बेसिक सैलरी कहते हैं। ठीक है, उसमें हाउस रेंट अलाउंसेस होंगे। ठीक है, उसमें डीएनएस अलाउंसेस होंगे, उसमें कोई बोनस हो सकता है, बहुत सारे। तो आप सिर्फ पेंशन किस चीज के बेसिस पे दे सकते हो? पेंशन अगर आप देना चाहते हो तो बेसिक सैलरी दे सकते हो, बाकी सारी चीजें हम लोग पेंशन में नहीं देते। आ गया समझ में बेटा? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. जूही समझ में आ गया? गर्विता, गर्विता को तो आ गया। सारिया? यस सर। ठीक है, तो सिर्फ बेसिक सैलरी पेंशनेबल होनी चाहिए। नोटिस और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड शुड बी 1 year or less. If it is necessary to offer longer periods to new director, the period should reduce to 1 year or less. तो ये कह रहे हैं कि भाई वैसे हम लोगों को
को जो कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, ठीक है, नोटिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, तो वो आपके 1 साल या उससे कम पीरियड के लिए करने चाहिए। ज्यादा पीरियड के लिए आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करने चाहिए। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना। लास्ट पॉइंट है, व्हेन डिटरमाइनिंग द एग्जीक्यूटिव रेम्युनरेशन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस द कमिटी शुड इंश्योर रेम्युनरेशन हैज बीन ट्रांसपेरेंट। ठीक है ना, जो भी है आप जब भी आप इनकी पॉलिसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बनाएंगे, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, तो आपको एज अ ऑडिट रेम्युनरेशन कमिटी मेक श्योर करना है कि ये सारे अरेंजमेंट ट्रांसपेरेंट है, समझने में आसान है, प्रिडिक्टेबल है, प्रोपोर्शनेट है और कंपनी के कल्चर को अलाइन करते हैं। द रिस्क फ्रॉम एक्सेसिव रिवॉर्ड शुड बी आइडेंटिफाइड एंड मिटिगेटेड। अगर ऐसा है तो वो रिस्क आपको आइडेंटिफाई, अगर कंपनी में ऐसा है कि भाई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को ज्यादा पैसा दिया जा सकता है, तो इस तरीके के रिस्क को ऑडिट कमेटी को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए और पॉसिबली जितना जल्दी हो सकता है इनको मिटिगेट करना चाहिए। आगे समझ में, इसके अलावा रेम्युनरेशन कमेटी के काम को आपको एनुअल रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। चलिए, समझ में आ गया, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे यस और नो? Yes, sir. ठीक है, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर रिलेबल। तो अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक्सटर्नल ऑडिटर्स को क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, फायदा क्या है भाई एक्सटर्नल ऑडिटर को, क्या फायदा है? फायदा ये कि कोई कंपनी अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस को का पालन करती है, तो वहां पे आपको यहाँ पे कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्गर मिलेगा। भाई हम लोगों ने यही सब चीजें पढ़ी है ना। कोई कंपनी अगर ये सारी कमिटीज उसमें काम कर रही है और जैसे उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड बनाए, उनके प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करते हैं, तो वहां पे कंट्रोल एनवायरनमेंट आपको फ्रॉड इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग मिलेगा। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एनवायरनमेंट का क्या फायदा होगा? स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एनवायरनमेंट का फायदा क्या होगा? लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, यही होगा। लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर, ये होगा नहीं होगा? हाँ या ना, यस और नो? ठीक है, Yes, लेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, लेस रिस्क ऑफ मटेरियल। तो हमारे लिए ये अच्छी बात है कि अगर कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अच्छी प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है, तो वहां पे कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा होगा। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे उन लोगों का ध्यान ज्यादा होगा, इंटरनल कंट्रोल्स पे ध्यान ज्यादा होगा। ठीक है, और जिससे कि अल्टीमेटली यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क जो है वो रिड्यूस होगा। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? yes, सिंपल सी sir. बात है, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक रिलेवेंसी इन्होंने और बताई है कि भाई यूके के अंदर आईएसए जो है 700, वो ये कहता है ऑडिटर टू रिपोर्ट बाय एक्सेप्शन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ कंपनी डिस्क्लोजिंग कंप्लायंस विद द यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड वेयर द एनुअल रिपोर्ट इंक्लूड। तो ये इन्होंने बोला रिपोर्ट बाय एक्सेप्शन। रिपोर्ट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया, वो हम लोग देख लेते हैं। मतलब आपको इस पे रिपोर्ट नहीं करना, एक्सेप्शनली रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? तो ISA 7 कह रहा है कि ऑडिटर टू रिपोर्ट बाय एक्सेप्शन इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनीज। तो जिन कंपनीज को यूके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की पालना करना जरूरी है, और जहां पर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट ये बात बोलती है, तो ये चीजें आपको मिल रही हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान से देख लो। अगर यहाँ पे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये सब बातें देखने को मिलती हैं, ये सब चीजें लिखी गई है, तो उस केस में एक्सेप्शनली ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अभी क्या क्या चीजें ये देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। ठीक है, a statement given by the director that they consider the annual report and accounts taken as a whole is a fair, balanced and understandable and provides the information necessary for shareholder to assess the entity's performance, business model and strategy that is inconsistent with the knowledge acquired by the auditor in the course of the performing of the audit। तो अब यहाँ पर ये समझिए कि एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है एनुअल रिपोर्ट में, डायरेक्टर्स ये कह रहे हैं, समझना बात को, ये चीजें होंगी तो ही रिपोर्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना। समझ में आ रही है यहाँ पे, ये सुनो बात मेरी, गर्विता जुई वो कहाँ चली गई सारी? आप जल्दी बताओ, समझ में आ रही है बात मेरी, आया ना, ये सुनो? Yes, sir. इतना सही है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। यही 3 पॉइंट्स और पढ़ने हैं। तो एक स्टेटमेंट
अगर डायरेक्टर्स ये स्टेटमेंट देते हैं कि उन्हें एनुअल रिपोर्ट्स और अकाउंट्स कंसीडर द एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट टेकन एज अ होल, तो ये कह रहे हैं कि अकाउंट्स और अगर एनुअल रिपोर्ट दोनों को देखा जाए तो एज अ होल इज फेयर, वो फेयर हैं, वो बैलेंस्ड हैं, वो अंडरस्टैंडेबल हैं, वो शेयर होल्डर्स को एंटिटी की परफॉर्मेंस समझने के लिए जरूरी सूचना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस मॉडल समझने के लिए, स्ट्रेटेजी समझने के लिए, that is inconsistent with the knowledge acquired by the auditor in the course of work। तो यहां से एक स्टेटमेंट चेंज हो गया है, ये कह रहे हैं कि अगर ऑडिटर एनुअल रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, ठीक है, और ऑडिटर कह रहा है अरे भाई मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि मैंने जब ऑडिट करी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, तो आप तो ये बोल रहे हो लेकिन ये आपका ये बोलना ये मेरी जो मैंने नॉलेज एक्वायर करी है उसके साथ इनकंसिस्टेंट है। आ रहे समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? डायरेक्टर्स ये बोल रहे हैं कि हमारे एनुअल रिपोर्ट, हमारी अकाउंट्स को अगर आप एज अ होल देखोगे तो वो फेयर हैं, वो बैलेंस्ड हैं, वो अंडरस्टैंडेबल हैं, और शेयर होल्डर्स को ये असेस करने के लिए कि एंटिटी की क्या परफॉर्मेंस है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसको उनको वो सारी सूचना देते हैं। और जबकि ऑडिटर कह रहे हैं कि भाई ये आप जो ऊपर बोल रहे हो मेरी नॉलेज के साथ इनकंसिस्टेंट है, मुझे नहीं समझ में आना आप ये कैसी बात बोल रहे हो। तो ऐसे केस में आईएसए 700 कहता है कि ऑडिटर की रिपोर्ट में ऑडिटर को बाय एक्सेप्शनली अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। आया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, इसके अलावा अगर कोई सेक्शन एनुअल रिपोर्ट में ऐसा है डिस्क्राइबिंग द वर्क ऑफ द ऑडिट कमिटी दैट डज नॉट एप्रोप्रिएटली एड्रेस द मैटर्स कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर टू द ऑडिटर, तो एक सेक्शन जिसमें की ऑडिट कमिटी का काम बताया गया है लेकिन उसके अंदर ये नहीं बताया गया वो मैटर्स जो नहीं बताए गए हैं जो ऑडिटर ने कम्युनिकेट किए थे, ऑडिटर ने कुछ बोला है ऑडिट कमिटी को, कुछ बताया ऑडिट कमिटी को, और एक सेक्शन इसके ऊपर है लेकिन ऑडिट कमिटी ने, ऑडिटर ने जो कुछ भी ऑडिट कमिटी को बताया वो रिप्रेजेंट वहां पर नहीं किया गया, वो वहां पे बताया नहीं गया। तो अगर कोई सेक्शन यहाँ पे ऑडिट कमिटी के काम को डिस्क्राइब करता हुआ है जहां पर ऑडिटर के थ्रू कम्युनिकेट किए गए मैटर्स टू द ऑडिट कमिटी एप्रोप्रिएटली एड्रेस नहीं किए गए, एक्सेप्शनली आपको ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। आगे समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, an explanation as to why the annual report does not include such a statement or section that is materially inconsistent with the knowledge acquired by the auditor in the course of performance। अच्छा, हो सकता है मैनेजमेंट ने कोई एक्सप्लेनेशन दिया हो यहाँ पे कि भाई हमारी एनुअल रिपोर्ट में क्यों कोई स्टेटमेंट और सेक्शन हमने इंक्लूड नहीं किया है, why the annual report does not include such a statement or section that is materially inconsistent with the knowledge acquired by the auditor in the course of performing an audit। तो एक कोई मान लीजिए कोई बात यहाँ पे मैनेजमेंट अपनी एनुअल रिपोर्ट में करता है, ऑडिटर का मानना है कि एक्सप्लेनेशन आपने गलत दिया है, इस चीज को एनुअल रिपोर्ट में नहीं होना चाहिए, ये मेरे थ्रू द्वारा अक्वायर करी गई नॉलेज के साथ इनकंसिस्टेंट है। मतलब क्यों, आपको एनुअल रिपोर्ट में ये एक्सप्लेनेशन दिख रही है, ठीक है, ऑडिटर को लग रहा है कि ये एक्सप्लेनेशन रिपोर्ट में नहीं होनी चाहिए। क्या लग रहा है ऑडिटर को यहाँ पे कि ये एक्सप्लेनेशन शुड नॉट बी इंक्लूड इन दी एनुअल रिपोर्ट। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये ऑडिटर ने जो भी नॉलेज ली उसके मटेरियली इनकंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशन है। आगे समझ में क्लियर है? तो ऑडिटर यहाँ पे जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट में जाएगा और वहां पे ये अपनी बात बताएगा कि भैया ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन यूज किया बट ये मेरी नॉलेज के हिसाब से इनकंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशन, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. या फिर दूसरी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि ऑडिटर के जजमेंट में मटेरियल, मतलब ऑडिटर कह रहा है कि भैया मेरे को नहीं लग रहा, मेरे हिसाब से ये बहुत मटेरियल इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो वो एक्सेप्शनली यहाँ पे क्या कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखो आज रह गए हैं थोड़ा सा, अब लेकिन मेरा मुंह दुख गया बोलते बोलते। तो ये क्वेश्चंस आप घर पे करना, अगर कोई दिक्कत आए तो करेंगे, अदरवाइज फिर चैप्टर कल नया पढ़ेंगे। इसमें अगर कोई डाउट आपको आता है ना तो आप मेरे को बता देना, ठीक है ना, तब तो हम उसको कर लेंगे क्योंकि ये एक बार कराए हुए ही है मेरे क्वेश्चन सॉल्व तो आपको,
तो आपका होमवर्क हो जाएगा आज रात का बैठ करके कि क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो बताओ, क्योंकि कल फिर मॉर्निंग से एथिक्स एंड एक्सेप्टेंस पढ़ना चालू करना है अपने को चैप्टर, और ये भी 1-2 दिन में खत्म करना है हम लोगों को। ठीक है भाई? Yes, sir. ठीक है सारिया, कल उठना भाई, क्लास अटेंड करो सुबह वाली, ठीक है? ओके सर। चलो बाय, गुड नाइट।